नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और मेरी पोस्टिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची डिस्ट्रिक्ट रायसेन में है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक समकालीन भारत पार्ट 2 और हम क्लास 10th से चैप्टर 4 पढ़ेंगे कृषि। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज के चैप्टर कृषि की शुरुआत हम कृषि के अर्थ, कृषि के प्रकार और फिर भारत में उत्पन्न की जाने वाली फसलों के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कृषि का अर्थ। कृषि शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एग्री, एग्री का अर्थ होता है सॉइल, और दूसरा होता है कल्चर, कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब है मिट्टी में खेती करना। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कृषि का अर्थ समझें तो कृषि का अर्थ होता है फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया। किस तरह से फसल को उत्पादित किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं। ठीक है, जैसे बीज बोना, उसके बाद हम देखेंगे कि बीज को खाद डालने की जरूरत है, पानी देने की जरूरत है, फिर वो धीरे धीरे पौधे के रूप में बड़ा होगा। ठीक है, उसको पर्याप्त सूर्य की भी रोशनी की जरूरत है और साथ में पानी की जरूरत है। इसीलिए कुछ खेती जो है वो सिंचाई पे डिपेंड रहती है, और जहाँ पर सिंचाई नहीं होती है या पानी कम होता है वहां पर मोटे अनाज बोए जाते हैं, जिससे कि वो कम पानी में भी उग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। बच्चों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कृषि की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, और भारत की 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही डिपेंड है। ठीक है, हमारे देश में अधिकांश लोग जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि करते हैं। और कृषि जो है वह एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि जो है वो खाद्यान्न के अतिरिक्त उद्योग के लिए कच्चा माल भी तैयार करती है। ठीक है, जैसे हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग के लिए कॉटन, रेशम, ये सब कृषि से ही पैदा होते हैं। कॉटन, जो कॉटन का पेड़ है, रुई निकलती है, रुई से धागा निकालकर उसको कपड़े में बदल दिया जाता है। रेशम जो है वो शहतूत का पेड़ लगाकर उस पर कीड़ों को पाला जाता है और उनसे रेशा निकाला जाता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग भी कृषि पर ही डिपेंड है। भारत में कुछ ऐसी फसलें भी उत्पादित की जाती हैं जिनका की बड़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाता है और विदेशी पूंजी हमें प्राप्त होती है। जैसे चाय है, कॉफी है, मसाले हैं। ठीक है, चाय कॉफी की ही तलाश में, मसालों की तलाश में ही विदेशी भारतीयों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी, जो चीज भारत में मिलती है वो विश्व में कहीं और देशों में नहीं मिलती। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कृषि के प्रकार। पहली है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरी है गहन निर्वाह कृषि और तीसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो भारत में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि। इस तरह की कृषि अब बहुत कम की जाती है, लेकिन अभी भी भारत के कुछ भागों में इस तरह की कृषि की जाती है। इस तरह की कृषि जो है वो आदिम औजारों पर डिपेंड है, जैसे ढाओ है, ठीक है, और लकड़ी की छड़ी है। और साथ में ही यह कृषि जो है वो परिवार या समुदाय के कुछ लोगों द्वारा की जाती है। साथ में छोटे छोटे टुकड़ों में ही ये कृषि की जाती है। ये कृषि जो है वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होती है, पूरी तरह से कृषि की नेचुरल उर्वरता, मतलब इसमें किसी तरह का खाद नहीं मिलाया जाता है, जो उसकी नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो उसकी उर्वरकता है उसी पर निर्भर करती है। साथ में ही यह पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी डिपेंड करती है। अगर पाला पड़ जाता है या कोई भी तूफान कुछ भी आ जाता है तो ये कृषि नष्ट होने लगती है। ठीक है, इस पर किसी भी तरह की कृत्रिम मिलावट नहीं की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि जो है वो कतन दहन प्रणाली पर डिपेंड होती है, यानी कि किसान और उसका परिवार जो है वो जंगली क्षेत्र को साफ करके काट कर किसी छोटे से जंगल के टुकड़े को उस पर कृषि करते हैं। ठीक है, और जब धीरे धीरे बार बार कृषि करने से इसकी उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान जो है वो अगला जंगल का टुकड़ा साफ करके उससे जंगलों को जलाकर उस पर इस तरह की कृषि स्थानांतरित कर देता है। इसलिए इसको स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है कि स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं, ज्यूमिंग कृषि कहते किसे कहते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानांतरित कृषि इसी को कहते हैं। ठीक है, ये चूंकि नेचुरल रूप से इसमें उर्वरकता होती है इसलिए यह भूमि अच्छी हो रहती है, लेकिन इसमें किसान जो है वो आधुनिक तकनीकों का उपयोग कम करते हैं, इसलिए इसमें उत्पादकता बहुत कम होती है। ठीक है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूम के नाम से जाना जाता है, जबकि मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। वहीं पर छत्तीसगढ़, बस्तर और अंडमान और निकोबार द्वीप में इसको दीपा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैच द कॉलम में जरूर आ जाता है, या फिर वन वर्ड में आ जाएगा कि जैसे मणिपुर में झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन जो कृषि है उसको विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पर हम देखें ब्राजील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो बुक में दिए हुए हैं थोड़ा आप देख लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहिया कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा कहा जाता है, ओडिशा में पामा डाबी कहा जाता है, झारखंड में कुरुआ और उत्तर प्रदेश में झूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैंने बताया कि अभी मैच द कॉलम में या वन वर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गहन जीविका निर्वाहन कृषि की। गहन जीविका निर्वाहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, अधिकतर लोग जो है वो कृषि में संलग्न होते हैं, और जो कृषि है वो लोगों की जीविका का प्रमुख साधन भी होती है। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जोतों का आकार छोटा होता जाता है। जैसे पिता है, पिता के 2 बेटे हैं, फिर उस कृषि यानी कि खेतों का बंटवारा 2 बेटों के हिस्से में आ जाता है। फिर इसी तरह उन बेटों के भी 1-1, 2-2 बेटे होंगे तो उनका भी पार्टीशन हो जाएगा। इस तरह से ये जो खेत हैं वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। इस तरह की कृषि में खाद्यान्नों का, कीटनाशकों का, उर्वरकों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, साथ ही सिंचाई की भी पर्याप्तता होती है। इसमें किसान के पास अलग से वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण इस कृषि में भूमि पर अधिक दबाव आ जाता है, जिस कारण से भूमि की उर्वरकता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। किसान जो है वो छोटी भूमि पर अधिक से अधिक कृषि करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक, चलिए अब हम कृषि का तीसरा प्रकार देखते हैं, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जो है वो बहुत बड़े स्तर पर की जाती है और वाणिज्य के लिए की जाती है। ठीक है, इस तरह की कृषि में आधुनिक यंत्रों, ठीक है, मशीनरी, साथ में कीटनाशक दवाओं, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की कृषि जो है वो बड़े भू आकार पर की जाती है ताकि इससे अधिक से अधिक पैदावार हो सके। साथ में ये मुद्रा दायनी फसलें होती हैं और बहुत बड़े स्तर पर इनका उत्पादन किया जाता है। जैसे वाणिज्यिक कृषियों में हम बात करें, चाय है, कॉफी है, रबड़ उत्पादन है, साथ में ही गन्ना उत्पादन है। इस तरह की कृषि जो है वो उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करने के लिए की जाती है। जैसे हम बात करें, चाय असम में बहुत अधिक उत्पादित होती है, कॉफी जो है वो कर्नाटक में बहुत अधिक होती है, ठीक है, और रबड़ जो है वो केरल में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। और ये सभी कृषि जो है वो उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करती हैं। जिन क्षेत्रों में इन सब चीजों का उत्पादन होता है उनमें परिवहन और संचार के साधनों का भी बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं भारत में शस्य प्रारूप की। भारत में मुख्य रूप से 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद की। ठीक है, तो सबसे पहले हम रबी की फसलों की चर्चा कर लेते हैं कि रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के बीच में इन्हें काट लिया जाता है।
ठीक है। भारत में प्रमुख रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये फसलें जो है भारत के मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बोई जाती हैं। ठीक है, ये जो है वो बड़े स्तर पर पैदावार की जाती है इन फसलों में, और यह भारत की प्रमुख फसलें होती हैं। साथ में ही हम देखें कि कुछ सिंचाई की सुविधाओं के कारण इन फसलों में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा रहा है। भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति के कारण रबी की फसलों का उत्पादन और अधिक बढ़ना शुरू हो गया है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं खरीफ की फसलों पे। खरीफ की फसलें जो है वो मानसून के आगमन पर बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से चावल हैं और मक्का, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास आदि बोए जाते हैं। खरीफ की फसल मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु यहाँ पर अधिक पैदा की जाती है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र जो है वो चावल उत्पादित क्षेत्र है और वहां पर खरीफ की फसल अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें की ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जायद की फसलें। रबी और खरीफ की फसलों के बीच में गर्मियों के मौसम में जायद की फसलें उत्पादित की जाती है, जैसे तरबूज हैं, खरबूज हैं, ठीक है, सब्जियां हैं, चारा है, ये सब जायद की फसलों में शामिल किया जाता है। गर्मियों में आप तरबूजे और खरबूजे बहुत खाते ही हैं। ठीक है, तो वही जायद की फसलें हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं भारत की प्रमुख फसलें। सबसे पहले हम देखेंगे चावल। चावल जो है वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश है, याद रखिएगा। हमने अभी पढ़ा था कि चावल जो है वो एक खरीफ की फसल है, यानी कि ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। चावल की खेती के लिए अधिक तापमान और अधिक वर्षा की जरूरत होती है। चावल की जब फसल बोई जाती है उस टाइम पे कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान होना चाहिए। ठीक है, और वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। चावल उत्पादित करने वाले जो क्षेत्र हैं भारत में, सभी तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, साथ में ही सारे के सारे डेल्टाई प्रदेश हैं जहाँ की चावल की खेती की जाती है, और जहां पर सिंचाई की सुविधा होती है उन क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जा रही है। भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में भी सिंचाई की सुविधा से अब चावल की खेती की जाने लगी है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं भारत की प्रमुख दूसरी फसल की। भारत की प्रमुख दूसरी खाद्यान्न फसल गेहूं है। गेहूं का उत्पादन भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में किया जाता है। गेहूं जो है वो एक रबी की फसल है और इसको बोते समय शीत ऋतु का मौसम होना चाहिए और काटते समय खिली धूप की जरूरत होती है। ठीक है, और गेहूं के लिए कम से कम 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। गेहूं जो है मुख्यतः गंगा और सतलुज के मैदानों में बोया जाता है और साथ में ही है दक्कन के काली मिट्टी वाले एरियाज में भी बहुत अधिक बोया जाता है। गेहूं के अन्य प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं मोटे अनाजों की। भारत में मुख्यतः ज्वार, बाजरा और रागी जो है वो मोटे अनाज है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाजरा। बाजरा एक प्रमुख मोटा अनाज है और यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग हैं और साथ में ये हरियाणा में भी उत्पादित किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं रागी। रागी जो है वो एक शुष्क फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में भी पैदा की जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश आदि। अब हम देखते हैं मक्का। मक्का एक खरीफ की फसल है
और ये खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। मक्का के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत होती है। मक्का जो है वो जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उत्पादित होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना आदि हैं। ठीक, चलिए अब हम चर्चा करते हैं दालों की। भारत जो है विश्व में सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला देश है और साथ में ही सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर अधिक से अधिक जनसंख्या शाकाहारी है और दालों में प्रोटीन बहुत अधिक होता है, इसलिए भारत में दालों का सेवन भी बहुत अधिक किया जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक जैसे शुष्कता है मौसम में तब भी दालों को बोया जाता है। दालें जो हैं अरहर को छोड़कर, ठीक है, अरहर को अगर छोड़ दिया जाए तो जो अन्य दालें हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेके भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती हैं। इसलिए ही दालों को जनरली अन्य फसलों के साथ रोटेटिंग के लिए बो दिया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दालों के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, चलिए अब हम खाद्यान्न फसलों के अलावा अन्य खाद्य फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गन्ने की। गन्ना जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय ऋतु का पौधा है और गन्ने की फसल के लिए कम से कम 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। साथ में ही गन्ने की फसल के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की भी आवश्यकता होती है। गन्ना जो है वो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। यह जनरली वर्षा वाला पौधा है और जहां पर वर्षा की कमी होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग के आसपास गन्ने की बहुत खेती की जाती है और गन्ने से गुड़, खांडे सारी, शक्कर आदि बनाई जाती है। अगर हम विश्व में चर्चा करें तो ब्राजील के बाद भारत का गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, गन्ने की जो फसल है उसकी रुपाई के लिए अधिक श्रम की जरूरत होती है, उसकी सिंचाई के लिए। ठीक है, तो इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु आदि हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं तिलहनों की। 2017 के आंकड़ों में देखें तो चीन के बाद तिलहन उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और तोरिया के उत्पादन में अगर हम देखें तो कनाडा और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहनों का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा 12% भाग पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। भारत की कुल भूमि के बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तिलहनों का उत्पादन किया जाता है, तो आपको आंसर लर्न करना है 12%, यानी कि 12%। भारत के भूमि पर बोई जाने वाली प्रमुख तिलहनों में है मूंगफली, सोयाबीन, अलसी, नारियल, सरसों, तिल, बिनोला और सूरजमुखी। ठीक है, इनमें प्रमुख फसल है मूंगफली जो कि तिलहनों में सबसे ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो जनरली तिलहनों का उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर साबुन और सौंदर्य प्रसाधन के और उपटन आदि के निर्माण में भी तिलहनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं चाय की। चाय जो है वो एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है और इसको अंग्रेज सबसे पहले भारत में लाए थे, परंतु आज के समय में अधिक से अधिक भारतीय ही चाय के बागानों के मालिक हैं। चाय जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसके पौधे के लिए ह्यूमस और जीवांश युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। साथ में जल की निकासी अच्छे से हो जाए इसलिए ढलुआ भूमि की भी इसमें जरूरत होती है। चाय के पौधे के लिए बारिश अधिक चाहिए होती है। चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए इसमें कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता अधिक होती है। और भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में चाय अच्छी उत्पादित होती है। साथ में केरल और तमिलनाडु में भी चाय का अधिक उत्पादन होता है। ठीक है,
सन 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है वो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। अब हम चर्चा करते हैं कॉफी की। कॉफी भी एक प्रमुख पेय पदार्थ है जो कि भारत में यमन से लाया गया था और भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उत्पादित होती है जो कि विश्व विख्यात है। कॉफी की कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी और आज के टाइम में नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास जितने भी राज्य हैं जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी का अच्छा उत्पादन हो रहा है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बागानी फसलों की। 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। अब हम देख लेते हैं अखाद्य फसलें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रबड़ की। रबड़ जो है वो जनरली भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, लेकिन इसे उष्ण और उपोष्ण जलवायु में भी उगाया जाता है। रबड़ भारत में केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार और मेघालय की गारो की पहाड़ियों में उत्पादित होता है। ठीक है, रबड़ जो है वो एक कच्चा माल है और रबड़ का उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। रबड़ की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं रेशेदार फसलों की। रेशेदार फसलों में भारत में जूट, कपास, सन और रेशम प्रमुख है। जूट, कपास, सन ये तीनों तो मिट्टी में उगाए जाते हैं, लेकिन जो रेशम है वो कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम की फसल है उसे सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कपास की। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है और कपास जो है वो कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है। 2017 के आंकड़े अगर हम उठा के देखें तो चीन के बाद भारत जो है वो विश्व में दूसरा कपास उत्पादक देश है। कपास के उत्पादन के लिए दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। साथ में ही कपास के उत्पादन के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हल्की वर्षा, पाला रहित दिन होना चाहिए, खिली धूप होना चाहिए, तभी कपास का अच्छा उत्पादन होता है। कपास जो है वो एक खरीफ की फसल है और उसको पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। और कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा आदि हैं। ठीक है, चलो अब हम चर्चा करते हैं जूट की। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो आंसर होता है जूट। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है और जूट का उत्पादन जनरली उन क्षेत्रों में होता है जो कि जहाँ पर जल निकासी अत्यधिक मात्रा में होती है। जूट का उत्पादन बाढ़ वाले क्षेत्रों में होता है जहाँ की प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, नई मिट्टी आती है और उसके बाद वहां पर नमी अच्छी बनी रहती है। ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी ज्यादा होती है। जूट के पकने के लिए अत्यधिक तापमान और धूप की जरूरत होती है। जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा और असम है। ठीक है, और जूट का जो उपयोग है वो थैले बनाने में, चटाइयां बनाने में, पैकिंग का सामान बनाने में, ठीक है, उद्योगों में कच्चे माल के रूप में अधिक होता है। जूट का उपयोग पैकिंग सामग्री में अधिक होता है और नायलॉन की कीमत कम होने के कारण भी जूट की मांग जो है वो मार्केट में आजकल ज्यादा है। तो ये हमारा चैप्टर और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पीछे बुक में दिए हुए हैं।